हाय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को और यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टूल है, तो हम इसको और ज़्यादा यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे इनका और ज़्यादा? हम काइनेमेटिक्स में यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मैं एक सिंपल से क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज ऐसा दे रखा है कि y बराबर 2t³ प्लस 3t² प्लस 60 माइनस 2 है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तुम बोलोगे अब तक सर सब कुछ x में देते थे, आप y में क्यों? अरे यार एक ही बात है, जब बॉडी x में चल रही है तो x होगा, y में चल रही है तो पोजीशन y होगी। तो जैसे x में वेलोसिटी dx बाई dt होती थी, वैसे y में वेलोसिटी dy बाई dt हो जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी होगी? dy बाई dt। वेलोसिटी कितनी होगी? dy बाई dt। कितना होगा? 60² प्लस 60 प्लस 6, 2t³ का 60², 60 प्लस 6। अब मुझे पता है कि कोई भी चीज़ मैक्सिमम मिनिमम कब होती है? जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो v इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो dy बाई dt बराबर कितना हो गया? 12t प्लस 6 बराबर जीरो। ठीक, कितना हो गया? माइनस हाफ। अब यहाँ पर क्या है, बच्चों को मच जाती खुजली कि जो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं। मैं बोलूँगा मेरे लाल, टाइम नेगेटिव हो सकता है। तुम बोलोगे कैसे? मैं बोलूँगा मान लो इस समय टाइम जीरो है, कहीं तो जीरो मानोगे। अब तुम बोलोगे ना सर हम जीरो तब मानेंगे जब दुनिया स्टार्ट हुई थी। चल, जब दुनिया स्टार्ट हुई थी उससे पहले क्या था? उससे पहले भी तो टाइम होगा, उससे 1 घंटे पहले, उससे 2 घंटे पहले। कहीं तो जीरो मानोगे, उससे पहले कुछ ना कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी जीरो माना, अब से 10 सेकंड बाद मैंने टाइम को 10 बोला, तो अब से 10 सेकंड पहले टाइम को क्या बोलूंगा? सिंपल है, -10। समझ मेरी बात? तो माइनस हाफ मतलब मैंने जहां जीरो माना उससे हाफ सेकंड पहले, प्लस हाफ मतलब उससे हाफ सेकंड बाद। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम जब होगी जब टी कितना होगा? माइनस हाफ। अब देखो बच्चों, समझना इस चीज को। कई चीजें क्या होती हैं, ऐसी होती कि क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी। क्यों? मैं भी समझा रहा हूँ। ठीक है, इट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी। समझना मेरी बात। अब क्या हुआ कि देखो, अगर टी की दो वैल्यू आती तो एक पर मैक्सिमम होती, एक पर मिनिमम। तो बड़ी वाली मैक्सिमम होती, छोटी वाली मिनिमम। लेकिन अगर टी की एक ही वैल्यू आई है, इसका मतलब वेलोसिटी की एक ही वैल्यू होगी, वही मैक्सिमम होगी, वही मिनिमम होगी। ठीक है, एक और चीज समझना, ये वेलोसिटी जो है वो टी स्क्वायर में है। तो ये बेसिकली जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर होता है, तो ये बेसिकली पैराबोला है। ये एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, सही है। अब अगर पैराबोला बनेगा तो समझना इस चीज को, ऐसे समझना कि पैराबोला बनेगा तो टी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका फेस प्लस वी में होगा। तो अगर मैं एक वीटी ग्राफ बनाता हूँ, मेरी बात समझना, तो इसका फेस ऊपर की तरफ होगा प्लस वी में। तो इसमें मिनिमा ही बनेगा। तो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपसे कभी भी एक ही चीज पूछी हो और एक ही आंसर आ रहा है, जैसे मान लो मिनिमम वेलोसिटी पूछी है, टी की एक ही वैल्यू आ रही, तो कॉमन सेंस की बात है कि वहां पर वेलोसिटी मिनिमम ही होगी। अगर टी की दो वैल्यू होती तो एक मिनिमम एक मैक्सिमम होती, लेकिन एक ही वैल्यू है तो मिनिमम ही होगी अगर मिनिमम पूछा है तो। अब मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी? मिनिमम वेलोसिटी वो होगी जो कब होगी? टी बराबर माइनस हाफ पर। अब टी और माइनस हाफ पर वेलोसिटी होगी कितनी? कुछ नहीं करना, इस वैल्यू में टी को माइनस हाफ डाल दो। तो मैंने इस वैल्यू में टी को माइनस हाफ डाला, तो 6 इंटू टी की जगह माइनस हाफ का स्क्वायर, टी की जगह माइनस हाफ प्लस 6। ठीक है ना, टी की जगह माइनस हाफ, टी की जगह माइनस हाफ प्लस 6। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी मेरे पास कितनी होगी? 6/4 माइनस 6/2 प्लस 6, 6 से 4 हो गया 1.5, माइनस 3 प्लस 6। ठीक है, तो 1.5 प्लस 3 कितना हो गया? 4.5। तो मिनिमम वेलोसिटी 4.5 होगी। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी थी? 60² प्लस 60 प्लस 6। ठीक है, सही। डी बाई डी टी कितना आया था? 12t प्लस 6। और डी टू बाई डी टी स्क्वायर कितना आ गया? 12। अब सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मिनिमा होता है। तो इसका मतलब ये जो भी होगा मिनिमा ही होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जनरली मैं आपको बता दूं, जब भी फिजिक्स में सवाल आएगा तो आपसे क्या होगा? आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और एक ही चीज आएगी। तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है, जो पूछा जा रहा है वही होगा। ठीक है, मैं एक और यूज करता हूं इसका। मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि x बराबर t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 6। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया है कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी।
इससे डिफरेंशिएशन में याद रखना, सॉरी काइनेमेटिक्स में बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें होती हैं ना, ठीक है। जब तक हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन चालू नहीं करते, छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। इन वीडियो को दो दो बार देख लेना है ना। अब देखो ये हो गया। अब वेलोसिटी कितनी होगी, 3t² माइनस 60 प्लस 2। मुझे पता है कोई भी चीज़ मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है एट मैक्सिमम या मिनिमम v जब मैक्सिमम मिनिमम तब होता है जब उसका डिफरेंशिएशन d/dt कितना होगा, 60 माइनस 6 बराबर क्या होगा 0, t कितना हो गया 1, 1 सेकेंड पे होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपसे ग्राफ बनाओगे तो t² पॉजिटिव है तो प्लस v की तरफ, तो मिनिमम ही होना चाहिए। अब t1 पे वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड आपके पास आएगी 3, 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, कुछ नहीं करना, t की जगह 1 रख देना, कितना आ गया 3 माइनस 6 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों -1। तो इसका मतलब जो मिनिमम वेलोसिटी -1, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलें। अब आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो शायद बहुत डेंजरस हो या बहुत आसान हो, भगवान जाने, लेट्स सी। तो मैक्सिमम मिनिमा का एक मुश्किल सवाल करता हूँ। सवाल ऐसा है, सुनना, कि ये एक रोड है और यहाँ पर कोई गाड़ी चल रही है, मान लो रोड पे, मान लो कोने पे चल रही है, लगभग साइकिल चल रही है, कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस सड़क से कुछ दूरी इधर, मान लो y दूरी इधर एक पॉइंट है, इस गाड़ी को यहाँ पहुँचना। क्वेश्चन है कि या तो तरीका है कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली रोड है, ये फील्ड है, फील्ड मतलब कोई मैदान, ठीक है। अब ऐसा है कि स्पीड इन फील्ड इज 1/n टाइम्स द स्पीड ऑन रोड एंड ग्रेटर देन 1। स्पीड जो फील्ड में है वो रोड से 1/n टाइम्स, जैसे मान लो अगर n2 है तो आधी होगी, 3 है तो 1/3 होगी, और जैसे नॉर्मल सी बात है, सड़क पे चल रहे हो तो जैसे साथ में आपके कोई खेत खलियान मैदान है तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, तो बाई 2 बाई 3 बाई 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच बिफोर, अब ये मान लो उसका टारगेट है, ये मान लो इसके सामने पॉइंट है P', हाउ मच बिफोर P' बॉडी must turn to reach earliest at P। अगर उसको P पे सबसे जल्दी पहुंचना तो इससे कितने पहले टर्न लेगी, तो मान लो ये x पहले टर्न ले लिया। अब ये तो बताया नहीं शुरू में कितनी दूरी पे था, मान लो शुरू में इसकी दूरी कुछ l थी, तो ये बेसिकली l माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, और यहाँ टर्न लेके वो ऐसे चला गया, P पे पहुंच गया। तो ये दूरी क्या होगी, ये x है, y है, तो ये दूरी हो जाएगी √x² प्लस y², ठीक है। समझ में बात। तो l माइनस एक्स तो चलेगा वो सड़क पे, और इतना वो चलेगा √x² प्लस y² चलेगा वो फील्ड में। अब पूछना बेसिकली क्वेश्चन ये है कि x कितना होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑन रोड इज v, रोड पे स्पीड v मान लेते हैं, एंड स्पीड ऑन फील्ड इज v/n, ठीक, फील्ड में v/n मान लेते हैं। अब सवाल क्या हुआ कि वैसे चला, ठीक है, ये दूरी उसने v से तय करी, ये दूरी कितनी l माइनस एक्स, और ये दूरी उसने v/n से तय करी, और ये दूरी है √x² प्लस y²। अब हम चाहते हैं कि टाइम कम से कम लगे, ठीक है। जब भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगेगी, ठीक है। तो लगाते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब देखो इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा l माइनस एक्स डिस्टेंस v पर, और तो सड़क पर टाइम लगा l माइनस एक्स बाई वी। अब जब इस पे आ गया तो उसको टाइम कितना लगा, दूरी है x² प्लस y², कितना चला v/n से।
ठीक है। तो ये लगा एल माइनस एक्स बाई वी प्लस एन बाई वी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना टाइम लगा उसको। अब इतना टाइम लगा, अब करना क्या है कि मुझे बताना है कि टाइम मिनिमम के लिए एक्स कितना होगा। देखो तो टी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। ध्यान रखना कि आप एक्स बदल सकते हो। एक्स बेसिकली ये है कि आपने कितना पहले टर्न लिया, तो ये एक्स था, ये वाई था, वाई फिक्स है ना। आप एक्स बदल सकते हो, वी बाय एन सब फिक्स है। तो बेसिकली टाइम जो है एक्स का फंक्शन है, तो मुझे पता है कि टाइम जो होगा, ठीक है, टाइम इज मिनिमम या मैक्सिमम। टाइम मिनिमम मैक्सिमम कब होगा? जब उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होगा। भाई जैसे कई बार एक्स टी का फंक्शन होता है, यहाँ पे टी एक्स का फंक्शन, क्या फर्क पड़ता है? तो डिफरेंशिएशन इसका जीरो होना चाहिए। अब डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो ये हल्का सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन ईजी प्रॉब्लम, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है, सब समझना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करें कि डी टी बाई डी एक्स जीरो हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं भाई, दिस इम्प्लाइज दैट डी टी बाई डी एक्स जीरो है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, वन बाई वी। एल का डिफरेंशिएशन जीरो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, एन बाई वी बाहर निकाल दो, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। अब बचा किसका डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ का, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए। अब ये चीज़ होगी माइनस वन बाई वी, उसको उधर ले जाओ प्लस वन बाई वी, तो एन बाई वी। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से, आप खुद समझना कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और होगा जो कि टू एक्स है, इज इक्वल टू वन बाई वी। तुम कहोगे ये क्या हो गया? मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता, खुद सोचो। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ मान लिया u, तो डी यू की पावर हाफ डिवाइड बाई डी यू, तो u की पावर हाफ का हाफ u, हाफ माइनस वन, समझ मेरी बात। फिर डी यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जिससे डिवाइड करो उसी से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली ये हो गया डी यू की पावर हाफ डिवाइड बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर का, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन टू एक्स। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इस पूरे का डिफरेंशिएशन, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो टू एक्स आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसे टू कट गया, वी से भी कट गया। अब ये हो गया पावर माइनस हाफ, इधर माइनस हाफ उधर जाकर प्लस हाफ हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो गया? एन एक्स हो गया आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपके पास ये, तो इसको आप लिख सकते हो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर कर दी दोनों साइड, तो एक्स हो गया वाई बाय रूट एन स्क्वायर माइनस वन। वही इस आप एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि ये चीज़ ऑप्टिक्स से लेना देना। हम क्या करते हैं कि हम इस सवाल को ऑप्टिक्स से सॉल्व करते हैं। अब तुम बोलोगे सवाल ऑप्टिक्स से कैसे सॉल्व होगा? तो पहले मैं आपको एक बार 10th की ऑप्टिक्स पे ले जाता हूँ। तो 10th में ऑप्टिक्स में आपने क्या पढ़ा था मैं समझा रहा हूँ। 10th में ऑप्टिक्स में ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो सपोज एयर है, इसमें स्पीड लाइट की v है। मान लो ये कोई मीडियम है, इसमें स्पीड लाइट की v बाय n है। तो इस n को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको म्यू से भी दिखा देते हैं, मैं n से दिखाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली म्यू ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्पीड कितने गुना कम हो जाती है। अगर किसी मीडियम में स्पीड हाफ हो जाएगी तो n2 है, n3 है तो 1/3 हो जाएगी। दूसरी बात क्या होती है कि अगर लाइट एयर में आती है किसी एंगल आई पर, ये नॉर्मल होता है, और जाती आर पर है, तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई बाई साइन आर होगा, ठीक है ना। सही, इन दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तुम कहोगे सर ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है 10th में। मैं बोलूँगा बिल्कुल। मैं कहा कि मतलब
आपको पढ़ाया गया होगा, ये बात सही है कि आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा 10th में था। तो ठीक है, तुम कहोगे कहाँ था, तो मैं कहूँगा यार देखो ये मेरे पास एक PDF पड़ी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके चैप्टर है ना, तो ये 10th में ये देख लेना आप, 10th चैप्टर में है। तो ये साइन आई बाई साइन आर, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, IR, यही चीज़ में पढ़ा रखी है। पेज नंबर 174 है, ये 10th की NCERT का है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं है, या हो सकता है याद हो भी, आई कैन नॉट ब्लेम एवरीबडी। तो तुम बोलोगे सर इसका हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना, मैं बोलूँगा देखो लेना देना तो कुछ भी नहीं है, कुछ है भगवान जाने, लेकिन ये देखो ये होता है n बराबर साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब होता क्या है कि लाइट बहुत इंटेलिजेंट होती है। एक प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं फर्मैट्स प्रिंसिपल। फर्मैट प्रिंसिपल ऐसा कुछ कहता है, अजीब सी चीज़ होती है, मुझे भी पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था हमारे कोर्स में, कि लाइट कहीं से कहीं जाने में सबसे कम टाइम लगाती है। मतलब यही काम है कि लाइट बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे कि मान लो सपोज, समझना मेरी बात, ये एक रोड है, हम कार की जगह लाइट ले लेते हैं जहाँ पे लाइट की स्पीड v है, और ये एक मैदान है जहाँ पे लाइट की स्पीड v बाय n होगी। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n हो गया, क्योंकि स्पीड n टाइम्स होगी। अब लाइट ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, मतलब ये नॉर्मल हो गया, तो इसका मतलब i कितना हो गया 90, और लाइट ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो बेसिकली वो i बराबर 90 पे आई और r पे चलेगी, x बताना है। ठीक है, तो लाइट को यहाँ पहुँचना है, तो लाइट स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगी। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ये जो ऊपर लिखा है ना इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, लाइट स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगी। तो लाइट क्या करेगी, सिंपल सी बात है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना होगा n। साइन आई क्या होगा, साइन 90, साइन आर कितना होगा x बाय ये चीज़, और ये चीज़ कितनी है आपके पास, ये चीज़ आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब n कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो लाइट होती इस लॉ को फॉलो करती, ये रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर चल गया, साइन 90 1 हो गया, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 1। अब देखो हमने बहुत कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आया था कि एन एक्स बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एन बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, वही चीज़ यहाँ पे आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये सारा काम किसको दे दो, लाइट को, लाइट विल डू इट वेरी इंटेलिजेंटली इन विच द टाइम टेकन इज मिनिमम। ठीक है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान ने लाइट बहुत इंटेलिजेंट चीज़ बनाई है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। अब हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या करना है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा कि v बराबर 3t स्क्वायर। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, चलो भाई लेट्स सी। अब ये सवाल इंटीग्रेशन का है, डिफ्रेंशिएट करके कुछ नहीं मिलना। अगर आपने dy/dt कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा 60, उससे क्या करोगे, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब ये सवाल करते कैसे, ऐसे करना है, सुनो, वेलोसिटी को लिखो ds/dt बराबर 3t स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है डब्बे वाली, इसमें s और t है, लेकिन ds और dt है, ds dt को हटाना है, कैसे हटाएंगे, ds बराबर 3t स्क्वायर dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं। ds का मतलब कि यहाँ पे 1ds है, यहाँ इंटीग्रेशन किसका है, 1 का है। अब तुम बोलो कि सर 1ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं बोलूँगा 1ds मतलब s की पावर 0 ds, ये हो जाएगा s की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 डिवाइड प्लस c, मतलब ये हो जाएगा s + c। तो ds का इंटीग्रेशन s होगा, मतलब एक्चुअली 1 का इंटीग्रेशन s होगा। ठीक है, 2 होता तो 2s हो जाता, 3 होता तो 3s हो जाता, 4 हो जाता तो 4s हो जाता। ठीक है, चलो भाई अब हम आगे चलते हैं इसके। ठीक है, अगला पेज। अब सुनो, तो मेरे पास क्या हो गया, बेसिकली मेरे पास हो गया पेज नंबर 4 कि ds बराबर 3t स्क्वायर dt। ठीक है, अब ds का इंटीग्रेशन s, 3t स्क्वायर का डी क्यू प्लस में c आएगा। ठीक है,
तुम बोलोगे प्लस सी क्यों, मैं बोलूँगा कि कभी भी इंटीग्रेशन में सी आता है, एक लेफ्ट भी सी आएगा राइट भी सी आएगा, कायदे से नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही लगा। जैसे मान लो लेफ्ट में कांस्टेंट है, राइट में कांस्टेंट, लेफ्ट में C1 है, राइट में C2 है, तो राइट साइड हो गया C2 माइनस C1, वो भी तो कांस्टेंट है। तो अगर ऐसे कई सारी चीज़ों तो हम एक ही कांस्टेंट लगाते हैं। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है, अगर 4 सेकंड पे आपको ऐसे निकालना है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे, ध्यान रखना कि t बराबर 0 पे s 0 होता है, एट t बराबर 0 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होती है। ठीक है, पूछो क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं अपनी आरंभिक स्थिति से कितना चला हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट से। अब मुझे बताओ, तू 1 सेकंड में चल सकता है, 2 सेकंड में चल सकता है, 0 सेकंड में चल सकता है कि नहीं चल सकता। भाई मैं बोलूँ कि चल भाई तेरे को मैं 10 सेकंड देता हूँ, चल तू चल लेगा, 20 सेकंड देता हूँ, चल लेगा, 5 सेकंड देता हूँ, चल लेगा, 1 सेकंड देता हूँ, चलूंगा। मैं बोलूँगा कि 0 सेकंड चल, कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा। तो 0 सेकंड पे कोई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, t0 s0, इसका मतलब 0 बराबर 0 प्लस सी, s भी 0 t भी 0, तो c कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, s बराबर टी क्यूब, सी की जगह 0 हो गया। अब क्या करना, मुझे 4 सेकंड बताना है। ठीक है, अब s 4 सेकंड पे कितना होगा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो गया बच्चों, भाई 4 सेकंड पे क्या होगा, 4 का क्यूब, 4 क्यूब हो गया आपके पास 4 4 16 4 64, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 64 मीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ठीक है, अब इसी सवाल को हम लोग लिमिट से भी कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट से कैसे, मैं समझाता हूँ आपको कि आप ऐसा कर सकते हो कि ds बराबर 3t² dt, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन, c से बचने के लिए लिमिट लगाओ। लिमिट कॉरेस्पॉन्डिंग्स होती है, लिमिट्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग, लिमिट्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे टाइम, शुरू में टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 4 पे डिस्प्लेसमेंट s था, ds का इंटीग्रेशन 1 0 से s, 3t² का t³ 0 से 4। ठीक है, अब s की जगह s रखोगे s, 0 रखोगे 0, t की जगह 4 रखोगे 4³ 0 रखोगे 0, तो इसका मतलब s कितना आ गया 64। लिमिट्स का ये फायदा होता है कि आपको सी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि लिमिट पुट करने में सी नहीं आता, आपको पता है अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि v बराबर 4t। ठीक है, फाइंड, पिछला सवाल 3t² था ना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। कुछ नहीं करना, v को लिख देना ds/dt बराबर 4t³, ds बराबर 4t³ dt। मैं लिमिट ही लगाता हूँ, 0 पे 0, 2 पे s, ds का इंटीग्रेशन s 0 से ही 4t³ का t⁴ 0 से 2। ठीक है, इसका आ जाएगा s माइनस 0, इसका आ जाएगा 2⁴ माइनस 2⁴ माइनस 0, 0⁴ 0 होगी, तो s कितना हो गया आपके पास, 2⁴ कितना हो गया 16। ठीक है, सिंपल है। चलो भाई, तो ये सिंपल हो गए। एक और थोड़ा मुश्किल सवाल ले लेता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, और चलते हैं आगे। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो ये पेज नंबर क्या था रे, पेज नंबर था ये 4। अब बात करते हैं पेज नंबर 5 की। ठीक है, तो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसे करते हैं कि v बराबर सिंपल t² एट t बराबर 2, x बराबर 2, फाइंड x एट t बराबर 3। t2 पे x 2 था, t3 पे x कितना हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है कि किसी टाइम पे x कितना होगा, मतलब वो एक रिलेशन चाहता है x और t में। तो यहाँ s और t नहीं चाहिए, यहाँ पे x और t चाहिए, तो v बराबर dx/dt लिखो। तो dx क्या हो गया, v dt। ठीक है, तो dx बराबर v कितना है भाई, t²,
साथ में डी टी। ठीक है, अब ध्यान रखना शुरू में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, लेकिन शुरू में एक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे भाई जैसे मान लो एक आदमी हो सकता है टी बराबर जीरो पे यहाँ हो, स्टार्टिंग तो कहीं से हो सकती है भाई, टी बराबर जीरो तो आपके हाथ में है, कहीं मान लिया आपने। तो ध्यान रखना कि अगर मैं 0 सेकंड दूँ ये चल नहीं पाएगा, तो टी बराबर जीरो पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी भाई, 0 सेकंड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, लेकिन 0 सेकंड पे एक्स हो सकता है, स्टार्टिंग तो कहीं से भी हो सकती है। तो हुआ क्या, समझ रहे बात, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे टी बराबर 2 की जगह टी बराबर जीरो हो, कुछ भी हो, एक्स कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो चलो इसको टी का जीरो ही कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। तो टी बराबर जीरो पे एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स को मैंने लिख दिया 2, टी बराबर 3 पे मुझे एक्स निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेट करो, डी एक्स का 1 डी एक्स तो एक्स आ जाएगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 0 से 3। अब यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की जगह x माइनस 2, टी की जगह 3 रखोगे तो 3 क्यूब बाई 3, 0 रखोगे 0 आ जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर 3 क्यूब बाई 3, 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, x कितना हो जाएगा 11। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लो एक और क्वेश्चन है आपके पास कि a बराबर टी स्क्वायर, टी 0 पे वेलोसिटी 1 है, टी 3 पे वेलोसिटी क्या होगा। अब बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, वो बेसिकली पूछ रहा है किसी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वो v और t में रिलेशन चाहता था। एक्सेलरेशन को लिख दो डी बाई डी टी बराबर टी स्क्वायर, तो डी वी कितना हो गया, टी स्क्वायर डी टी हो गया, इंटीग्रेट कर दो तो डी बराबर टी स्क्वायर डी टी। ठीक है ना, लिमिट लगाते हैं, टी 0 पे वेलोसिटी 1 है, टी 3 पे वेलोसिटी v है, डी वी का इंटीग्रेशन v कहाँ से कहाँ तक 1 से v, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 कहाँ से कहाँ तक 0 से 3। ठीक है, सही है, v की जगह v रखा v आ गया, 1 रखा 1 आ गया। ठीक, 3 की जगह 3 रखा तो 3 क्यूब बाई 3 आ गया, 0 का 0 आ गया, ये हो गया आपके पास 9, v बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, ये सिंपल सी आपके पास इक्वेशन होगी। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़े लंबे प्रोसेस पे जिसमें 2 इंटीग्रेशन करनी पड़े, तो एक 2 इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये 2 स्टेप का इंटीग्रेशन है। मान लो इंटीग्रेशन ऐसा है, सपोज कि एक्सेलरेशन जो है, मान लो पेज नंबर कौन सा भाई, 4 के बाद 5 होना चाहिए मेरे ख्याल से। मान लो क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन 60 है। ठीक है, अब ऐसा तरीका है कि टी 0 पे वेलोसिटी 1 थी और x 2 था, फाइंड x एट टी बराबर 1। ठीक है, तो x निकालना टी बराबर 1 पे, कैसे करें, सिंपल। अब देखो मुझे x और t में रिलेशन चाहिए, तो इसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन को लिखेंगे डी बाई डी टी, इससे v और t में रिलेशन आ जाएगा, फिर v को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, उससे x और t में रिलेशन आएगा। तो मुझे v और t में रिलेशन चाहिए, तो अब करते क्या, लिमिट लगाते हैं, टी 0 पे v1 है। अब यहाँ पर एक जनरल लिमिट लगी, किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है, जैसे मान लो आपको निकालनी तो 4 सेकंड वेलोसिटी क्या, तो यहाँ 4 यहाँ v लगा देते, लेकिन आपको v और t में रिलेशन चाहिए, तो जनरल टाइम t पे जनरल वेलोसिटी v है, डी वी का इंटीग्रेशन v 1 से v, 60 का 60 स्क्वायर बाई 2, 0 से t, यानी कि 3t स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 0 से t। ये हो जाएगा v माइनस 1 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, v कितना आ गया 3t स्क्वायर प्लस 1, वेलोसिटी को लिख दो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से डी एक्स कितना आ गया, डी एक्स आ जाएगा आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऐसी कि t 0 पे x 2 होता है, किसी टाइम t पे x कितना होगा x, डी एक्स का इंटीग्रेशन x 2 से x, 3t स्क्वायर का t क्यूब 1 का t, 0 से t, t तो दे ही रखा है, कितना टाइम पे निकालना है, t बराबर 1 पर, तो ये हो गया 1 प्लस 1। ठीक है, 0 पे 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x बराबर 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लो इसी तरीके से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक्सेलरेशन 12t स्क्वायर है, दे रखा है t 0 पर x 0 है, v 0 है, t 1 पर x क्या होगा,
कुछ नहीं करना, पहले वी टी निकालना है फिर एक्स टी निकालना है। एक्सेलरेशन को लिख दिया डी बाई डी टी इज इक्वल टू 12t स्क्वायर डी वी बराबर 12t स्क्वायर डी टी। लिमिट 0 पे 0, किसी टी पे v, जनरल लिमिट डी वी का v 0 से v, 12t स्क्वायर का 12t क्यूब बाय 3, 0 से t, यहाँ हो गया v माइनस 0, ये हो गया 4t क्यूब। तो आपके पास v कितना आ गया, 4t क्यूब आ गया। v को लिख दो dx बाई डी टी। dx कितना हो गया आपके पास, dx आपके पास हो गया 4t क्यूब dt। ठीक है, लिमिट लगाते हैं। t 0 पर x कितना है, 0 है। t 1 पे x कितना है, x है। dx का आ गया 0 से x, 4t क्यूब का 4t 4/4, तो t की पावर 4, लिमिट 0 से 1। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1, x हो गया 1। होता कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को खुद ही देख लेना। तो ये सवाल हो गया, एक आध सवाल और करते हैं फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगला सवाल है कि एक्सेलरेशन जो है वो 4x दे रखा है एट x बराबर 0, v बराबर 0, फाइंड v एट x बराबर 1। समझना मेरी बात ध्यान से, यहाँ लफड़ा ये है कि v और x में रिलेशन पूछा है, तो अगर आपने a को डी बाई डी टी लिख दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, a बराबर डी बाई डी टी इजकल टू 4x। अब आप इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप लिखोगे डी वी बराबर 4x डी टी, नॉन इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि 4x साथ में dx होना चाहिए, है ना। तो ये t का फंक्शन नहीं, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम क्या करें, इसका तरीका ये है कि मैंने बताया था a बराबर वी डी बाई डी एक्स होता है, इसको लिख दो वी डी वी बराबर 4x dx, ये इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, लिमिट लगा दो सिंपल, x 0 पे v 0, x 1 पे v निकालना है। v की लिमिट क्या होगी, v स्क्वायर बाई 2, और x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ हो गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो ये हो गया आपका 2। तो v स्क्वायर कितना हो गया, 4, v हो गया प्लस माइनस 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, हालांकि सच तो ये है कि v 2 ही आना चाहिए, लेकिन क्यों मैं समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल 2 ही आना चाहिए, समझ जाओगे धीमे धीमे। ठीक है, एक्चुअली v 2 का रीज़न ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये बराबर 4x है और x 0 से 1 जा रहा है, तो v पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़े दिन बाद समझ जाओगे, मतलब थोड़े लेक्चर बाद। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन हम 2D 3D में कर सकते हैं और एक क्वेश्चन नॉर्मल भी कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है v बराबर साइन t, ठीक है, t बराबर 0, x बराबर 0, फाइंड t एट x बराबर पाई बाई 2। सही है, नहीं, फाइंड x एट t बराबर पाई बाई 2, सॉरी, v को लिखा dx बाई डी टी इजिकल टू साइन टी, dx कितना हो गया, साइन टी डी टी। ठीक है, लिमिट रखते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं, t 0 पे x 0 है, t पाई बाई 2 पे x कितना है मुझे नहीं पता। सही है, 0 से x साइन टी का माइनस कॉस टी, 0 से पाई बाई 2। तो छोटी छोटी चीज़ सिखा रहा हूँ, समझना मेरी बात, चलो बाद में सिखाऊंगा। x का x माइनस 0, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2, माइनस माइनस कॉस 0। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, जीरो लिमिट को एकदम से गायब कर देते हैं, और वो सही भी है। जैसे मान लो यहाँ पे कॉस टी की जगह टी होता है, टी स्क्वायर कुछ भी होता है, तो 0 0 ही हो जाता है। लेकिन ये रूल नहीं है, जैसे यहाँ पे कॉस टी है तो कॉस 0 जो होता है 1 होता है, तो इसलिए हमेशा नहीं करते ऐसे। तो ये हो गया x बराबर कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 0, माइनस 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 0 है ना, कॉस 0 1 होता है तो प्लस 1 हो गया, तो इसका मतलब x कितना हो गया 1। तो ध्यान रखना कि 0 लिमिट हो या तो 0 हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे
नेक्स्ट लेक्चर पे, लेकिन ये लेक्चर नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आपका 2D का इस लेक्चर का। मान लो क्वेश्चन है v बराबर 2t i कैप प्लस बी जे प्लस सॉरी बी नहीं 6j, ठीक है। एट t बराबर 0 बॉडी इज एट 2,3, फाइंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब x, y एट t बराबर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान रखना ये 2D है, तो वेलोसिटी को लिखो dr/dt बराबर 2ti प्लस 6j। dr बराबर कितना हो गया 2ti प्लस 6j, साथ में dt, लिमिट लगा t 0 पर, टाइम जब 0 है, हाँ तो लिमिट क्या हुई 0। अब पोजीशन होती है xi प्लस yj, तो शुरू में पोजीशन थी 2 और 3, 2 और 3 मतलब 2i प्लस 3j। हमसे पूछा है 2 सेकंड पोजीशन क्या होगी, 2 सेकंड पोजीशन r मान लेते हैं, ऐसे वेक्टर लगा देना चाहिए कि मैं लगा रहा। dr का इंटीग्रेशन r कहाँ से कहाँ तक 2i प्लस 3j से r। अब ये इंटीग्रेशन ध्यान 2i कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, t का t² 2, तो ये हो जाएगा t² i। 6j कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में 6j का 6gt, ठीक है। जैसे कि 2 का इंटीग्रेशन 2t होता है, 4 का 4t, वैसे 6j का 6gt। अब लिमिट लगाते हैं, t की जगह 2 रखते हैं तो 4i, t की जगह 2 रखेंगे 12j, 0 रखेंगे सब कुछ 0 बटे सन्नाटा, r की जगह r 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j। यहाँ से r कितना हो गया 4i प्लस 12j प्लस 2i प्लस 3j, ठीक है। अब r कितना हो गया, अब r हो गया आपके पास 4 प्लस 2 6i प्लस 12 प्लस 3 15j। तो इसका मतलब अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो 6 और 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना। ये सब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, हर सवाल को अपने हाथों से कर लेना। ओके बच्चों, बाय।